नमस्कार प्यारे साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th साइंस की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्जोथर्मिक रिएक्शन तक सीख लिया था। एक्जोथर्मिक रिएक्शन तक सीख लिया था। जिस किसी वर्ड में यदि थर्म वर्ड यूज होता है, जिस वर्ड में थर्म वर्ड यूज होता है THERM, जिस किसी वर्ड में थर्म वर्ड यूज होता है तो वह ऊष्मा से रिलेटेड होता है, वह हीट से रिलेटेड होता है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट से रिलेटेड रिएक्शन, अर्थात जिस रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसे ही हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। तो इसका एग्जाम्पल है जब हम क्विकलाइम को जल के साथ मिश्रित करते हैं, अर्थात वाटर के साथ मिश्रित करते हैं, तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, अर्थात स्लैग्ड लाइम प्राप्त होता है। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें ये CaO इसे कहते हैं हम क्विकलाइम, और जब इसे वाटर के साथ मिश्रित करते हैं तो हमें स्लैग्ड लाइम प्राप्त होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ तक समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। और अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के दो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अर्थात मीथेन। नेचुरल गैस अर्थात मीथेन। जब मीथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो CO2 और जल अलग हो जाता है और हीट रिलीज हो जाती है। तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर अगला है रेस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगली जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको रीड कर लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स into two or more simple substances is called decomposition reaction। अर्थात ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। जब कोई एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में स्प्लिट्स हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है? जब मान लो ये ए एक कंपाउंड है, मान लो ये ए एक कंपाउंड है और ये दो कंपाउंड बी और सी में टूट जाता है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कुछ प्रकार हैं इसके, तो इन्हें भी हम सीख लेते हैं। पहला जो प्रकार है वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल में थर्मल में एक वर्ड यूज हुआ है थर्म, और मैंने आपको समझाया है कि जहाँ पर थर्म वर्ड यूज होगा वहाँ हीट से रिलेटेड बातें होंगी, अर्थात वहाँ हीट या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो थर्मल डीकम्पोजिशन अर्थात ऐसा डीकम्पोजिशन जिसमें ऊष्मा का प्रयोग हो, ऐसा डीकम्पोजिशन जिसमें ऊष्मा का प्रयोग हो। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, अर्थात विघटन होना। तो इसे रीड कर लेते हैं हम।
व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब डीकम्पोजिशन किससे हो, हीट के द्वारा हो, अर्थात डीकम्पोजिशन में क्या हो, हीट का यूज हो, तो उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है FeSO4। ये क्या है, सॉलिड है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में S लिख दिया है। और जब हम इसे हीट की उपस्थिति में लाएंगे तो ये कुछ हिस्सों में टूट जाएगा। पहला है Fe2O3, दूसरा है SO2 और अगला है SO3। अर्थात ये हीट की उपस्थिति में इतने हिस्सों में टूट गया, इसलिए ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसे हम फेरस सल्फेट कहेंगे और इसे हम फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जो फेरिक ऑक्साइड होगा वो रेड ब्राउन कलर का होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब CaCO3 को हम हीट के प्रेजेंस में लाएंगे तब क्या होगा, CaO और CO2 गैस अलग हो जाएगी। अर्थात हीट ने इसको क्या कर दिया, हीट ने CaCO3 को डीकम्पोज कर दिया, अर्थात CaCO3 को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला है CaO जिसे क्विकलाइम कहेंगे और दूसरी CO2 गैस जो कि रिलीज हो जाएगी। इसलिए कोष्टक में हमने G लिख दिया है, क्योंकि CO2 क्या है, एक गैस है और CaO क्या है, एक सॉलिड है। अगला जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड से मालूम होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत का उपयोग करके ही डीकम्पोज किया जाएगा। जब विद्युत का उपयोग करके किसी एक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तोड़ दें या दो से अधिक हिस्सों में तोड़ दें तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी एक कंपाउंड्स को 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया जाता है या 2 और मोर सब्सटेंसेस में डिवाइडेड कर दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है H2O। जब जल को हम इलेक्ट्रिक अर्थात करंट देते हैं तो ये दो हिस्सों या दो सब्सटेंस H2 और O2 में बट जाता है। अर्थात जल को जब हम क्या देते हैं, करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उससे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, क्योंकि जो वाटर बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है। तो इस एग्जाम्पल को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ ये एक प्लास्टिक मग दिया है, इस प्लास्टिक मग में हमने वाटर भर दिया है। इस प्लास्टिक मग में हमने क्या भर दिया है, तो वाटर भर दिया है और इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, पहला एनोड और दूसरा कैथोड। जो एनोड होता है उसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, अर्थात इस पे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। एनोड को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं और कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसमें हमने वाटर भर दिया है। अब इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, पहला है एनोड और दूसरा है कैथोड, और इसमें ये टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। जब इसमें हम करंट भेजेंगे, ये बैटरी द्वारा यहाँ पर इसमें करंट भेज रहे हैं, ये लगा हुआ है स्विच। ये क्या लगा हुआ है, स्विच, अर्थात स्विच को ऑन ऑफ करके करंट को ऑन ऑफ किया जाता है।
जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो इस वाटर में करंट चली जाएगी। इन दो इलेक्ट्रोडों के माध्यम से वाटर में करंट चली जाएगी और वाटर दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, दो सब्सटेंसेस में विभाजित हो जाएगा। ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन को चित्र के माध्यम से समझ लिया है। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। यदि फोटोलाइट का यूज जहाँ भी होता है तो वो प्रकाश से रिलेटेड होता है। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब है जब प्रकाश की उपस्थिति में किसी एक कंपाउंड्स को टू और मोर कंपाउंड्स में बांट दिया जाता है, उसे ही फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। जब कोई एक कंपाउंड्स प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात लाइट की उपस्थिति में टू और मोर कंपाउंड्स में डीकम्पोज हो जाता है तो उसे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? कोई एक कंपाउंड टूट रहा है, टू और मोर सब्सटेंसेस में टूट रहा है तो उसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। When decomposition is carried out in presence of sunlight, ऐसा डीकम्पोजिशन जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। AgCl, जब AgCl को हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो Ag अर्थात सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। इसी प्रकार जब AgBr को हम सनलाइट की प्रेजेंस में लाते हैं तो Ag अलग हो जाती है और Br अलग हो जाती है और ब्रोमीन अलग हो जाती है। जो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसका यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो अगली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्म, तो इसमें भी थर्म वर्ड यूज हो रहा है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। The reaction which is require energy in the form of heat, light or electricity to break reactant are called endothermic reaction। अर्थात ऐसी रिएक्शन जिसमें किसकी ज़रूरत होती है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही किसी सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिक्वायर यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए? टू ब्रेक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी की रिक्वायर होती है तो उसे हम ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे भी हम रीड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को हटा के वो खुद उसकी जगह पर बैठ जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रीड कर लेते हैं। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element form its salt solution।
अर्थात ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक रिएक्टिव एलिमेंट, जो अधिक रिएक्शन करता है, ऐसा एलिमेंट जो सबसे अधिक रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव अर्थात कम रिएक्शन करने वाले एलिमेंट को हटा देगा और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। Fe+CuSO4, जब हम आयरन को CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। Fe क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये क्या करेगा, इसमें से कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को हटा देगा, क्योंकि Cu है ना वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। Fe लेस रिएक्टिव एलिमेंट Cu को हटा देगा और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा। यहाँ पर Cu होना चाहिए था, लेकिन Fe ने क्या किया, उसको हटा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया, क्योंकि Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और Cu लेस रिएक्टिव है। तो फिर क्या बना, FeSO4 प्लस Cu अलग हो गया। तो इस प्रकार हमने इस एग्जाम्पल को समझ लिया है। इस एग्जाम्पल को हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो ये आपका चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ये है टेस्ट ट्यूब और ये थ्रेड है और इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया है और इसमें हमने 2 आयरन नेल डाल दी हैं, 2 लोहे की कील डाल दी हैं और आपको मालूम है आयरन अर्थात Fe और Fe ये क्या होता है, तो Fe मोर रिएक्टिव होता है, जो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को अलग कर देगा और Fe खुद उसके साथ विराजमान हो जाएगा। इस प्रकार जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, FeSO4। इस प्रकार ये जो विलयन नीला दिखाई दे रहा है, इस प्रकार विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, इस प्रकार विलयन का रंग नीला हो जाएगा, विलयन का रंग ब्लू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ लिया और आशा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द आयरन नेल कम्स ब्राउनिश इन color by deposition of Cu and blue color of CuSO4 change dirty green color due to formation of FeSO4। अर्थात जब हम आयरन नेल को ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ Cu एंड ब्लू कलर अर्थात जो Fe है उसने CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या किया था, कॉपर को हटा दिया था, क्योंकि Fe मोर रिएक्टिव है। Fe कैसा था, मोर रिएक्टिव था और Cu कैसा था, लेस रिएक्टिव था। इसलिए Fe ने Cu को हटा दिया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। उस प्रकार जो विलयन का रंग था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर अर्थात ब्लू कलर आएगा या कहीं आपको ग्रीन कलर मिल सकता है, ये दोनों ही वर्ड आपको मिल सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम इस तरह एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ZnCuSO4, यहाँ जो जिंक है ये जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये CuSO4 में से क्या करेगा, Cu को हटा देगा और यहाँ पर खुद विराजमान हो जाएगा, यहाँ पर खुद विराजमान हो जाएगा। तो क्या बना, ZnSO4 प्लस Cu। Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है
अब समझते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उनमें दो सब्सटेंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ Na2SO4 BaCl2, यहाँ बना BaSO4 NaCl। तो इनको हम समझते हैं। एन यहाँ Na2SO4 में जो Na है वो कैसा है, वो प्लस का होता है। Na प्लस का होता है और SO4 माइनस का होता है। Na प्लस का होता है और SO4 माइनस का होता है। इसी प्रकार BaCl2 में Ba प्लस का होता है और Cl2 माइनस का होता है। तो इसका प्लस जो ये Na2SO4 है, इसका जो प्लस है वो इसके Cl के साथ क्रिया करेगा और इसका प्लस इसके साथ क्रिया करेगा। ये दोनों प्लस माइनस अलग हो जाएंगे और ये दोनों प्लस माइनस अलग हो जाएंगे। इस प्रकार क्या बना, ये बना हमारा NaCl2 जो ये रखा है। ये क्या बना, NaCl, क्या बना, NaCl। और Na भी 2 है और Cl भी 2 है, इसलिए हमने यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 रख दिया। और Ba किसके साथ चला जाएगा, तो BaSO4 के साथ चला जाएगा जो यहाँ रखा है। आशा करता हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट। BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट और NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये नमक का सूत्र है। तो आशा है ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अर्थात ऑक्सीजन इंक्रीज होती है या फिर ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, अर्थात किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो जाए। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों को ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ ये C है, कार्बन है, इसमें हमने O को जोड़ दिया, अर्थात ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो CO2 बन गया। तो जब कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो CO2 बन गया, अर्थात कार्बन में हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है। और जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आपका केमिकल रिएक्शन है। यहाँ Cu कॉपर है और इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया हीट की प्रेजेंस में, तो CuO बन गया। इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो गई, ये भी ऑक्सीडेशन का क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ CuO प्लस हीट, यहाँ पर Cu में से क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हो गया। लेकिन
यहाँ H2 में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर ये Cu में से ऑक्सीजन गायब हो गया, अर्थात Cu में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल दिया है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का ही एग्जाम्पल है, ये दोनों का ही एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गई तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया, और Cu में से ऑक्सीजन गायब हो गई तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब रिडक्शन को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो रिडक्शन क्या है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन जुड़ जाए, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, यानी ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है। यदि आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया है तो रिडक्शन को उल्टा कर देंगे। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगी। बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है, अपोजिट है। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये CuO, अर्थात CuO में से यदि ऑक्सीजन को हमने यहाँ गायब कर दिया है तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और इधर ये हाइड्रोजन में इधर आके ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, और जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसलिए ये दिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये दिया है रिडक्शन रिएक्शन। तो इस फिगर के माध्यम से आपको ये केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। यदि आपको फिर भी समझ में ना आता है तो प्लीज़ कमेंट में अपने डाउट शेयर करें। आगे समझ लेते हैं, ये कुछ लाइन दी है। इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस टू Cu, यानी CuO में से क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। क्या रिड्यूस हो गया, तो इसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब Cu में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया तो ये रिडक्शन हुआ और H2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या हुआ, ये H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब आगे समझ लेते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। पहला इफेक्ट्स क्या है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर, एसिड etc for some time a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrode। इसका मतलब क्या है, जब किसी मेटल को, when a metal is exposed, जब कोई मेटल एक्सपोज होती है टू सब्सटेंसेज सच एज मॉइस्चर, नमी और अम्ल की उपस्थिति में जब कोई मेटल क्या होती है, एक्सपोज होती है, फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेट, तो कुछ समय बाद क्या होती है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल, और वह लेयर क्या करती है, उस मेटल को वीकेंस यानी कमज़ोर कर देती है। हैंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड,
इस प्रकार हम उस मेटल को क्या कहते हैं? कोरोड अर्थात संचारित मेटल कहते हैं। उस मेटल का धीरे धीरे संचारण होने लगता है, वह मेटल धीरे धीरे कोरोड होने लगती है। कोरोड का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट होना, उस पर धीरे धीरे जंग लगना और उसकी परत का धीरे धीरे कमजोर होना। एक बार इसको और समझ लेते हैं। When a metal exposed to substances such as moisture, acid, etc. जब किसी मेटल को मॉइस्चर एसिड अर्थात कोई मेटल जब मॉइस्चर और एसिड के क्या आती है, उसके प्रेजेंस में आती है, सम टाइम ए लेयर, तो सम टाइम कुछ समय बाद, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, उस मेटल के जो ऊपरी लेयर पर क्या हो जाती है, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जो कि क्या करती है, इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल, विच वीकेंस द मेटल, जो कि उस मेटल को कमजोर कर देती है और धीरे धीरे उसे नष्ट करने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोरोड कहते हैं। अगला पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है संचारण अर्थात किसी धातु पर जंग का लगना या किसी और ऐसी परत का जमना जिससे वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑन आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग का आना, एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपने देखा होगा कि कॉपर के बर्तनों पर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो ये सभी कैसे क्या कहलाएंगे, ये सभी कोरोड कहलाएंगे, ये सभी कोरोड कहलाएंगे। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। अगला पॉइंट क्या है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, यहाँ पर इसके प्रिवेंटेड दिए हुए हैं, हम इससे किस प्रकार बच सकते हैं, कोरोजन से धातुओं को किस प्रकार बचा सकते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग। किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गैल्वेनाइजेशन करना चाहिए, अर्थात उस मेटल पर जिंक धातु की जो परत चढ़ाई जाती है उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किसी भी मेटल पर जिंक मेटल की लेयर की कोटिंग करना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन या फिर पेंटिंग के द्वारा हम उस मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। अगला है रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. जब कोई फैट्स यानी वसा एंड ऑयल्स, जब कोई फैटी और ऑयल वाला फूड, यहाँ पर एक और वर्ड ऐड हो जाएगा फूड, फूड सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस, यहाँ एक और वर्ड हो जाएगा फूड सब्सटेंस, यहाँ एक और वर्ड हो जाएगा एड फूड सब्सटेंस। जब कोई फैटी या फिर ऑयली फूड सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वह ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड,
तब उस फूड का क्या हो जाता है, बैड टेस्ट और बैड स्मेल हो जाता है, यानी उसका टेस्ट और उसकी गंध है वो बिल्कुल बदल जाती है। इसका मतलब है कि जब ऑयली पदार्थ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है और इसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आलू की चिप्स वगैरह होती हैं उनको यदि हम पैकेटों से खोलते हैं तो वे ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं और कुछ टाइम यदि उन्हें ऑक्सीजन के संपर्क में रखा जाए तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। तो ये ही रेंसिडिटी कहलाती है। आशा है कि रेंसिडिटी आपको समझ में आई होगी। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, जो रेंसिडिटी से प्रिवेंट हैं, बचने के मेथड हैं, वो कौन से हैं। पहला है वाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, अर्थात हमें एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा ही हम रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं, अर्थात ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे जो फूड सब्सटेंस हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में न आ सकें। अगला है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, हमें उन्हें ऐसे कंटेनर्स में कीप यानी रखना चाहिए जहां पर हवा या ऑक्सीजन न जा सके। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, और हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन के स्थान पर उसको नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रखना चाहिए। एयर रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन। और जब हम चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स या नमकीन के पैकेट खोलते हैं तो उसमें जो हवा भरी रहती है वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वह नाइट्रोजन गैस होती है। यदि उसमें ऑक्सीजन गैस होगी तो वे रेंसिडिट हो जाएंगे और रेंसिडिटी के प्रभाव से उनका स्वाद और गंध बदल जाएगा और वे खाने योग्य नहीं रहेंगे। तो जो पैकेट फूले हुए होते हैं चिप्स और नमकीन के, वो होते हैं नाइट्रोजन गैस से भरे हुए। अगला पॉइंट है रेफ्रिजरेशन, अर्थात हमें उनको ठंडे स्थान पर रख देना चाहिए। जो ऑयली और फैटी एसिड हैं हमें उनको ठंडे स्थान पर रख देना चाहिए जिससे वो रेंसिड न हो पाए। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में ही याद कर लिया करेंगे। तो ये दो आपकी क्लास थी, ये बुक रीडिंग की क्लास थी और आशा है कि बुक रीडिंग का जो पूरे चैप्टर का निचोड़ है वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम अगली क्लास में यहीं याद कर लिया करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द आयरन नेल्स एंड कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इफ आयरन नेल्स आर डेवलप इन CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 15 मिनट्स। अर्थात इसका मतलब है कि जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो आयरन नेल्स आज डिप्ड कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन नेल्स को डिप्ड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है 15 मिनट बाद कैसा होगा। तो इसको हमने पहले ही समझ लिया है कि जब जो Fe होता है वो Cu से मोर रिएक्टिव है और Cu लेस रिएक्टिव है, इसलिए FeCu के स्थान पर चला जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। कहीं कहीं आपको ग्रीन बर्ड भी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड।
वाई इज रेस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ हम इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अगली क्लास में इन क्वेश्चनों को विद आंसर याद करेंगे, क्लास में ही याद कर लिया करेंगे। अगला क्वेश्चन है वाई इज रेस्पायरेशन कंसीडर्ड कैन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अगला है वाई डू कॉपर वेसल लो साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगला क्वेश्चन है पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल्स। अगला क्वेश्चन है राइट ए केमिकल एजुकेशन ऑफ राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसका हमें नाम और टाइप बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। और आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम चर्चा कर लेते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट द माइंड व्हेन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल, इनके हमें एग्जाम्पल देने हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन शोइंग एवोल्यूशन ऑफ गैस, हमें इसका एग्जाम्पल देना है। और देना है चेंज इन सब्सटेंसेस कलर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज रेंसिडिटी, राइट टू वे ऑफ विच इट कैन बी प्रिवेंटेड। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर टू कंडीशंस विच प्रमोट्स कोरोजन। अगला क्वेश्चन है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड इन हार्ड गैस ट्यूब। तो इसके दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन, इसका केमिकल इक्वेशन बताना है और इसका टाइप्स बताना है हमें। तो आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बुक रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई। कल से हम नेक्स्ट क्लास से हम विद आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को याद करेंगे और हम आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूरे 100% आएंगे। यदि आपने उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रीड कर लिया और मेरे साथ ध्यान से समझ लिया तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, सभी की सभी क्वेश्चन करके आओगे। तो आशा है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में।